हमेशा से सुना था कि मिडिल क्लास को सिर्फ जुगाड़ का ही सहारा लेना पड़ता है, बजट के पहले भी और बजट के बाद भी। पर इस बार सरकार खुद एक नया जुगाड़ लेके आई है, यानी कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। मतलब पहली बार ऐसा लग रहा है कि बजट देखकर जो हम अपनी सैलरी सेट करने का देसी हैक लगाते थे, वो असल में काम करने वाला है। पर ये असली में एक रिलीफ है या फिर नया पेपर वर्क वाला झमेला है? आइए इसका जुगाड़ फ्री एनालिसिस करते हैं। रमेश एक आईटी प्रोफेशनल है जो बेंगलुरु में एक एमएनसी में काम करता है। उसकी ईयरली सैलरी 12,75,000 है। एक दिन उसने सुना कि नए टैक्स रिजीम के हिसाब से 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह सुनकर रमेश काफी खुश हुआ, क्योंकि इसका मतलब था कि उसकी सैलरी का पूरा पैसा उसे मिलेगा। लेकिन जब उसने अपनी सैलरी स्लिप देखी तो उसका दिमाग ही घूम गया। उसका टोटल टैक्स 1,20,000 दिखा रहा था। अब रमेश सोचने लगा कि यह कैसे हो सकता है, मैंने क्या कुछ गलत सुना था? अगर आप भी रमेश की तरह कंफ्यूज हैं तो चिंता मत करिए। आज हम डिटेल में समझेंगे कि नए टैक्स स्लैब्स क्या हैं, 12,75,000 तक जीरो टैक्स का क्या फंडा है और ये कैसे काम करता है, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज सैलरी बढ़ाने की डिमांड क्यों कर रहे हैं, और गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट मैनेज करने के लिए क्या कर रही है। बजट 2025 आ चुका है और नए टैक्स स्लैब सबको सरप्राइज कर रहे हैं। देखिए, पहले तो 5 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं था। अब सरकार कह रही है कि 12 लाख तक पे आपको एक पैसा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कैसे, चलिए समझते हैं। पहले ये नए टैक्स स्लैब्स देखिए। 0 से 4 लाख पर 0% टैक्स, 4 से 8 लाख पर 5% टैक्स, 8 लाख से 12 लाख पर 10% टैक्स, 12 लाख से 16 लाख पर 15% टैक्स, 16 लाख से 20 लाख पर 20% टैक्स और 20 लाख के ऊपर 30% टैक्स। पर ट्विस्ट ये है कि सेक्शन 87A के अंडर करीब 60,000 रुपए तक का रिबेट दिया गया है। मतलब अगर आपकी सैलरी 12 लाख या उससे कम है तो आपको एक पैसा टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। इसके अलावा सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए 75,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है। तो अगर किसी की ग्रॉस इनकम 12,75,000 है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद टैक्सेबल इनकम 12 लाख हो जाएगी, जिसका टैक्स जीरो होगा। अगर इनकम 12,75,000 से ज्यादा हो तो भी टैक्स बचाने के कई ऑप्शंस हैं। आइए देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नए रिजिम में डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस के क्या सीन है। देखिए, पहले की तरह एचआरए, एटीसी, इन्वेस्टमेंट्स और होम लोन इंटरेस्ट पर बेनिफिट्स नहीं मिलते। लेकिन अब भी कुछ डिडक्शंस बचे हैं, जैसे कि 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, एम्प्लॉयर्स का एनपीएस कंट्रीब्यूशन और रेंट अलाउंस अगर आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में है। एक एग्जांपल देखिए, अगर किसी की ग्रॉस इनकम 13.5 लाख है तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और करीब 94,500 का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हटाने के बाद टैक्सेबल इनकम 11,80,000 हो जाती है, जिसमें कोई टैक्स नहीं होगा। तो मतलब एनपीएस और डिडक्शंस का सही यूज करने से टैक्स ऑलमोस्ट खत्म ही हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या आपको नया टैक्स रिजीम चूज करना चाहिए। देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी सैलरी, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और आपके इन्वेस्टमेंट्स पर। देखिए, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं और ज़्यादा टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते तो नया टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सिंपल स्ट्रक्चर और कम टैक्स रेट्स का आपको फायदा मिलेगा। यंग प्रोफेशनल जिनके पास भी ज़्यादा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स नहीं है या जो हैवी ईएमआईज भर रहे हैं, उनके लिए भी ये चॉइस सही हो सकती है। वहीं फ्रीलांसर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो टैक्स डिडक्शंस के झंझट से बचना चाहते हैं, वो भी नए टैक्स रिजीम का ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 1.5 लाख से ज़्यादा एटीसी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, होम लोन पर टैक्स बेनिफिट्स ले रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, एचआरएस और अदर डिडक्शंस का भी मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं, तो ओल्ड रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। देखिए, बेस्ट डिसीजन लेने के लिए टैक्स कैलकुलेटर का यूज़ करके दोनों रिजीम्स को आपस में कंपेयर करें। टैक्स कैलकुलेटर का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। नया टैक्स रिजीम डिफॉल्ट है, क्या आपको ध्यान देना चाहिए? देखिए, 2023 के बाद से नया टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट बन चुका है, यानी कि आईटीआर भरते वक्त अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका नया टैक्स रिजीम अप्लाई हो जाएगा। यही सेम चीज़ बिजनेस ओनर्स के लिए भी अप्लाई होती है, यानी कि एक बार आपने नया टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर लिया तो पुराने रिजीम में जाने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए सोच समझ कर डिसीजन ले। चलिए आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि कैसे प्रिया को उनके केस में मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिला। प्रिया, जो कि एक छोटे से फैमिली की बिजनेस ओनर है, उनकी टैक्सेबल इनकम 12,10,000 है। तो नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से उनका टोटल टैक्स करीब 61,500 रुपये बनता है। अब टैक्स पे करने के बाद उनके पास बचेगा करीब 11,48,500 रुपये, जिसका मतलब है कि उनके पास उनकी एक्चुअल सैलरी से कम पैसे बचे। अब यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ एक स्पेशल बेनिफिट है जो ये इंश्योर करता है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम रिबेट लिमिट से थोड़ी सी ही ऊपर है तो अनफेयरली आपको ज़्यादा टैक्स ना भरना पड़े। यानी कि वो 12 लाख रुपए तो एटलीस्ट आपको मिले ही, जो आपकी एक्चुअल इनकम है, ना कि उससे कम। देखिए, ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो टैक्स सेविंग में काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। स्टार्टअप्स और एसएमईज के लिए भी ये रिजीम बेनिफिशियल हो सकता है। फ्लैट टैक्स रेट से कंप्लायंस ईजी हो जाता है और एमएसएमई जो ज़्यादा डिडक्शंस नहीं लेती, उनको भी फायदा होता है।
अब मान लीजिए कि एक स्टार्टअप फाउंडर की इनकम 18 लाख है, तो नए रिजीम में उसका टैक्स करीब 2,40,000 होगा, जबकि ओल्ड रिजीम में डिडक्शंस के साथ में उसका टैक्स करीब 2,80,000 होता। तो 40,000 की सेविंग्स हो गई। आइए एक और केस देखते हैं। अगर किसी की सैलरी 15 लाख है और एम्प्लॉयर एनपीएस कंट्रीब्यूट करता है, तो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन और करीब 1,05,000 एम्प्लॉयर का एनपीएस कंट्रीब्यूशन के बाद टैक्सेबल इनकम 13,20,000 हो जाएगी, जिसमें मार्जिनल रिलीफ के साथ 18,000 टैक्स लगेगा। अगर वही सेम आदमी एनपीएस नहीं लेता तो टैक्स 49,500 हो जाएगा। तो सिर्फ एनपीएस लेने से ही करीब 31,500 रुपए का टैक्स बच सकता है। देखिए, सरकार का लॉन्ग टर्म प्लान टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करना है ताकि कॉम्प्लायंस बढ़े और लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स कर सकें। एनपीएस को प्रमोट करना भी एक बहुत बड़ा गोल है ताकि लोग अपनी रिटायरमेंट के लिए रेडी रहें। और इस बजट को देखकर तो लगता है कि ओल्ड रिजीम फ्यूचर में धीरे धीरे फेज आउट ही हो जाएगा, इसलिए हमें नए रूल्स की आदत डालनी चाहिए। अब कुछ मिसकंसेप्शंस और एफएक्यूज क्लियर करते हैं। क्या 24 लाख की इनकम पे भी टैक्स बच सकता है? नहीं, क्योंकि 24 लाख की इनकम पर करीब 4.5 लाख टैक्स होगा। क्या फ्रीलांसर्स को एनपीएस का बेनिफिट मिलेगा? हाँ, अगर उनका एम्प्लॉयर एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है तो क्यों नहीं। 12,75,000 कैसे टैक्स फ्री है? देखिए, क्योंकि 12,75,000 पे 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जिसको हटाने के बाद इनकम 12 लाख बचती है, जो कि टैक्स फ्री है। लेकिन सरकार मिडिल क्लास को रिलीफ देने के लिए वो 1 लाख करोड़ का जो टैक्स रेवेन्यू आता है उसका क्या करेगी, और वो सारा पैसा कहाँ से आएगा? कॉर्पोरेट्स तो अब भी हमसे कम ही टैक्स देते हैं, यानी कि उनको बस 17% देना होता है, जबकि एक सैलरीड इंडिविजुअल करीब 30% टैक्स देता है। तो अगर कॉर्पोरेट कंपनीज अगर सैलरीज बढ़ाएं तो इकोनॉमी खुद ब खुद ग्रो करेगी और टैक्स रेवेन्यू खुद ब खुद आ जाएगा। अब देखिए, इंडिया का फिजिकल डेफिसिट बजट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बजट 2025 का टोटल एक्सपेंडिचर करीब 50 लाख करोड़ है, जबकि इनकम सिर्फ 35 लाख करोड़ है। अभी जो 15.5 लाख करोड़ का गैप है, ये बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट से ही कवर हो पाएगा। देखिए, अगर फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा बढ़ा तो हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म में आरएनडी और न्यूक्लियर एनर्जी पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हमारी जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल रहे। वहीं बिहार के लिए तो इस बजट में काफ़ी ज़्यादा ही अनाउंसमेंट कर दिए गए हैं। बिहार को बजट में एक स्पेशल फोकस मिला है। रोड्स, एयरपोर्ट्स और हेल्थ केयर के लिए काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान किया गया है। सोशल मीडिया पर बिहार आफ्टर बजट वर्सेस बिहार बिफोर बजट के काफ़ी मीम्स भी पॉपुलर हो रहे हैं। देखिए, ये मजाक की बात लग सकती है, पर रीजनल डेवलपमेंट इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि ये सारा पैसा बिल्कुल सही जगह इन्वेस्ट होगा। आखिर में अगर कंक्लूड किया जाए तो बजट 2025 से गेम चेंजर है। 12,75,000 तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। एनपीएस जैसे टूल और भी ज़्यादा टैक्स बचाने के ऑप्शंस देते हैं, और कॉर्पोरेट कंपनीज को एम्प्लॉयज़ की सैलरीज बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हमें अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। हम और भी ऐसी इंपैक्टफुल वीडियोज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग।